चलो वेलकम बैक वंस अगेन। क्या हुआ? कनेक्ट करो। चल रहा है अभी वीडियो चल रहा है ना? चलिए वेलकम बैक वंस अगेन आज के इकोनॉमिक्स के सेशन नंबर 2 में। जैसे कि आपको ऑलरेडी अपडेटेड है, हम कवर कर रहे थे थियरी ऑफ डिमांड, और थियरी ऑफ डिमांड में आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। देखो भाई, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहली बार पढ़ रहे होगे या पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मे बी आप इससे पहले भी लॉज पढ़ रहे होगे, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो सबसे पहला लॉ इकोनॉमिक्स का आप लॉ ऑफ डिमांड ही पढ़ रहे हो। ठीक है, सबसे पहला लॉ मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप इस लॉ को सबसे बेसिक से कवर अप करते हो तो ये लॉ बेस बन जाता है। ये लॉ आपके आगे आने वाले लॉज की क्लियरिटी का एक सेंस तैयार करता है आपके दिमाग में। ठीक है, अगर इस लॉ का प्रेजेंटेशन या इस लॉ की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए काफी बेहतर तरीके से कंफर्म कर दी जाती है तो आपके लिए काफी आसान होगा आगे के कॉन्सेप्ट को क्या करना, कवर अप करना। ठीक है, तो सवाल है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है? क्या है लॉ ऑफ डिमांड? क्या है? लेकिन इस लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इस बात को काउंटर करने से पहले आपके सामने दो वर्ड रखा जाता है। क्या रखा जाता है? दो वर्ड रखा जाता है। पहला वर्ड है CETERIS और दूसरा वर्ड है आपके सामने PARIBUS। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये दो वर्ड थोड़े अजीब हैं, इंग्लिश के तो दिख नहीं रहे, भले इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक का प्रोनाउंसिएशन है सेटिरिस और दूसरे का प्रोनाउंसिएशन है पेरिबस। ठीक है, तो सेटिरिस और पेरिबस। सवाल है कि सर ये सेटिरिस पेरिबस वर्ड कहाँ का है, पहले ये बता दीजिए। देखो भाई, इसका जैसे आमतौर पे हर बार सुनते आए होंगे अपने एकेडमिक्स में कि ये है ग्रीक का, तो ये है लैटिन का, और दुनिया में तो कहीं से कोई वर्ड्स आए ही नहीं जैसे कि, तो भाई ये भी कहाँ का है? लैटिन वर्ड्स है। तो एक तरफ सेटिरिस, एक तरफ पेरिबस। सवाल है सेटिरिस का मतलब क्या होता है? सेटिरिस का मतलब होता है अदर थिंग्स। क्या मतलब होता है? अदर थिंग्स। और दूसरे वर्ड का मतलब होता है पेरिबस, और पेरिबस का क्या सेंस है? दैट्स कॉल्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो सेटिरिस का मतलब क्या? अदर थिंग्स, मतलब क्या? बाकी सारी चीजें। और पेरिबस का मतलब क्या? रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। तो सर सवाल बनता है, सर कौन सी बाकी सारी चीजें जो कि कांस्टेंट रहेंगी, जिनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा? तो देखिएगा यहां पे मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, ऑल द factors affecting demand except the own price of the commodity। लॉ ऑफ डिमांड को जानने के लिए आपको दो वर्ड जानना है, सेटिरिस पेरिबस। सेटिरिस का मतलब क्या? अदर थिंग्स। पेरिबस का मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या? ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्या? ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, साथ ही साथ नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, एडवर्टीजमेंट, इन सभी फैक्टर्स को क्या माना जाएगा? कांस्टेंट एक्सेप्ट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब उस सामान की अपनी कीमत को छोड़ के बाकी सारी चीजें, बाकी सारी चीजों का मतलब क्या? ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या माना जाएगा? कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और अगर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, विच मीन्स ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं इसे कहा जाता है अजम्पशन टू लॉ ऑफ डिमांड।
डिमांड। क्या कहा जाता है? अजम्पशन टू लॉ ऑफ डिमांड। आपको मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे सर? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में कोई चेंज नहीं होगा। आपको मानना पड़ेगा देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। आपको मानना पड़ेगा देयर इज नो एनी एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। आपको मानना पड़ेगा देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। आपको मानना पड़ेगा देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। आपको मानना पड़ेगा देयर इज नो बेस ऑफ सीजन एंड वेदर। बस आप एक चीज और मान लो कि उसकी कीमत में बदलाव होगा, बाकी कोई भी चीज में बदलाव नहीं होगा। ये मानना जरूरी है। और अगर ये मानोगे, क्या अगर ये मानोगे तो जिस सामान की हम बात कर रहे हैं उस सामान की कीमत अगर बढ़ेगी तो उसका डिमांड घटेगा, और अगर उस सामान की कीमत क्या होगी? घटेगी, तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। व्हाट इफ हम ना माने तो सर कुछ हो जाएगा क्या? लोग ये कहते हैं अगर ये नहीं मानोगे तो काम नहीं करेगा। मैं कहूंगा ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। यहां पे कहा गया है कि इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा। मतलब ये मानोगे तो कंफर्म ये काम करेगा, अगर ये नहीं मानोगे तो काम कर भी सकता है, काम नहीं भी कर सकता है। विच मीन्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ceteris paribus or other things remains constant, which means all the factors affecting demand except the price of the commodity remains constant. Then there is inverse or negative or indirect relationship between price of the commodity and its demand, which means if price increases, demand decreases, and if price decreases, demand increases. This is all about law of demand. Clear क्या? अब जैसे सपोज दैट, जैसे मैंने कहा कि अगर इसको नहीं मानोगे तो काम करेगा या नहीं करेगा, ये देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं इनकम की बात करता हूं, ठीक है। किसी सामान की कीमत 100 रुपए थी, ठीक है। सामान की कीमत कितनी थी? 100 रुपए थी, ठीक है। अब उस सामान का जो डिमांड था वो भी कितना था? 100 यूनिट था। तो 100 रुपए पे 100 यूनिट आप क्या करते थे? डिमांड करते थे, सपोज दैट, ठीक है। अब एक तरफ आपके इनकम की बात करते हैं। मान लेते हैं आपकी इनकम भी कितनी थी? 100। तो आपकी इनकम 100, कीमत 100, तो डिमांड भी क्या हो गया? 100, ठीक है। अब आपकी इनकम हो गई 200। क्या हो गई? आपकी इनकम हो गई 200 और कीमत अभी भी क्या है? 100 रखी गई। क्या रखी गई? कीमत अभी भी 100 रखी गई। अब मान लेते हैं डिमांड क्या हो गया? 150। सर आपने तो कहा था कीमत बदले, यहां पे कीमत ही नहीं बदला। मान लेते मैं कीमत बदल दूं और कीमत को यहां पे कर दूं 200, तो क्या यहां पे डिमांड 200 हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझो जरा, कीमत कितनी? 100, डिमांड कितना? 100, और इनकम में कितना था? 100। मेरा इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है। इनकम के साथ साथ प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। और प्राइस के साथ साथ डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो आपको क्या दिख रहा है कि सर प्राइस तो बढ़ा, डिमांड भी बढ़ गया। प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन नेगेटिव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इनकम बदल दिया गया ना। और मैंने आपको क्या कहा कि ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये रिश्ता आपको नजर आएगा। अगर आपने नहीं माना कांस्टेंट, आपने असम्पशन नहीं माना, देखो रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। अब व्हाट इफ बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आप असम्पशन नहीं मानोगे ना, फिर भी लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा? काम करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने देता हूं। सामान वही है, कीमत कितनी थी? 100 थी, डिमांड कितना था? 100 था, ठीक है। और उसकी इनकम भी कितनी थी? 100 थी। अब मान लो क्या? अब मान लो उसकी इनकम कितनी हो गई? 200। कितनी हो गई? 200। और उसका जो कीमत था सामान का वो हो गया 400। और डिमांड उल्टा बढ़ने के जगह क्या हो गई? घट के आ गई 80 रुपए, 80 यूनिट्स पे। आपको क्या दिखा सर? प्राइस बढ़ा, हाँ जी बढ़ा। सर इनकम बढ़ा, हाँ जी बढ़ा। लेकिन डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। तो पहले वाले केस में प्राइस और डिमांड के बीच का नेगेटिव रिश्ता लॉ ऑफ डिमांड जैसा नहीं नजर आ रहा, लेकिन दूसरे केस में प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता लॉ ऑफ डिमांड के जैसा नजर आ रहा है, जबकि आपका अजम्पशन भी टूट रहा, आपका इनकम बदल रहा, फिर भी लॉ ऑफ डिमांड का केस यहां पे अप्लाई हो रहा कि नहीं हो रहा?
तो अगर मैं ये कह दूं कि अजम्पशन टूट जाए, क्या अगर मैं आपके सामने एक पॉइंट रखूं कि व्हाट इफ अगर अजम्पशन आप नहीं मानोगे तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, ऐसा कंफर्म है क्या? नहीं जी, ऐसा कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। विच मींस मैटर करता है कि कौन सा फैक्टर सुपीरियर है। यहां पे इनकम का बदलना सुपीरियर था, लेकिन यहां पे कीमत का बदलना क्या था? सुपीरियर था। तो मेरा समझाने का मोटो या ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये माने कि अगर अजम्पशन टूटेगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम कर भी सकता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं भी कर सकता है। आप खुल के गारंटी मत दीजिएगा कि सर अगर अजम्पशन टूट जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा। यहां पे अजम्पशन टूटा है सेकंड केस में, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस जो फैक्टर है ना वो सुपीरियर है, लेकिन पहले वाले केस में इनकम जो फैक्टर है वो सुपीरियर है। तो लॉ ऑफ डिमांड की कंफर्मिटी अजम्पशन मानने से ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेबिलिटी को कंफर्म करना चाहते हो तो आपको अजम्पशन मानना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या कहता है कि अगर आप ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एक्सेप्ट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट मानते हो तो, विच मींस अगर आप सेट्रस पेरिबस मानते हो तो उस सामान की कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, और अगर उस सामान की कीमत घटेगी तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। विच मींस इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा होगा? नेगेटिव। और ये बात कौन बताता है आपको? लॉ ऑफ डिमांड। यही है लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ क्या? कुछ पूछना है? चल अब एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, इकोनॉमिक्स में जहां भी लॉ होगा आपके सामने रखा जाएगा उस लॉ का एक्सप्लेनेशन। क्या रखा जाएगा? उस लॉ का एक्सप्लेनेशन। इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ हो, याद रख लीजिएगा, कोई भी लॉ हो, कोई भी थियरी हो, अगर आपको उसे एक्सप्लेन करना हो तो आपको दो चीजों का तो सहारा लेना पड़ेगा। सवाल है सर ये वो दो चीज कौन कौन सी होती हैं? पहली वो चीज जिसका नाम है शेड्यूल, और दूसरी चीज जिसका नाम आता है कर्व। क्या है? शेड्यूल एंड कर्व। सो सपोज यू नीड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, सो यू नीड टू यूज शेड्यूल एंड कर्व। तो सवाल सर ये बनता है कि सर ये शेड्यूल क्या होता है और ये कर्व क्या होता है? पहले ये जानिएगा, ठीक है। शेड्यूल रेफर्स टू द टेबुलर और न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा का न्यूमेरिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या कहा जाता है? शेड्यूल। और किसी भी शेड्यूल या किसी भी डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या कहा जाता है? कर्व। क्या कहा जाता है? कर्व। क्लियर क्या? हमें एक्सप्लेन क्या करना है? लॉ ऑफ डिमांड। तो हमें किसका शेड्यूल चाहिए? डिमांड का। और हमें किसका कर्व चाहिए? डिमांड का। तो एक तरफ आपके सामने क्या आ जाएगा? डिमांड शेड्यूल, और दूसरा आपके सामने क्या आ जाएगा? डिमांड कर्व। समझ में आया ये बात आपको? तो मैंने आपको क्या बताया है? शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल रेफर्स टू द टेबुलर एंड न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेकिन सवाल अब क्या हो गया कि सर डिमांड शेड्यूल आ गया। तो सर डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड schedule refers to the numerical and tabular presentation of demand's data, but demand curve refers to the graphical presentation of demand data or graphical presentation of demand schedule. So demand schedule का graphical presentation demand curve, या demand के data का graphical presentation demand curve, और demand के data का numerical और tabular presentation demand schedule। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो, डिमांड शेड्यूल के दो हिस्से, फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। सेम इन द केस ऑफ डिमांड कर्व, फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड कर्व। तो अब सवाल ये बनता है कि सर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? देखो भाई, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू
द न्यूमेरिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड्स डेटा, या फिर एक कंज्यूमर के, एक मतलब एक कंज्यूमर के डिमांड के डेटा का न्यूमेरिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या कहा जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लेकिन अगर मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सभी कंज्यूमर्स के डिमांड के डेटा का न्यूमेरिकल या टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या कहा जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। सपोज दैट 10 को जोड़ लो, 100 को जोड़ लो, 1000 को जोड़ो, लेकिन आपको ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है सबमिशन। क्या याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल्स को ऐड करते जाओ और मार्केट बनाते जाओ। कहते हैं ना, स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। क्लियर क्या? तो ये है आपके इंडिविजुअल मार्केट का फंडा। सेम केस ऐड होगा कहां पे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। एक कंज्यूमर के डिमांड के डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या कहा जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सभी कंज्यूमर्स के डिमांड के डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या कहा जाएगा? मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर क्या? अब देखो बनाते हैं। एक तरफ में क्या रखता हूं? प्राइस। याद रखना, एक्सप्लेन क्या करना है? लॉ ऑफ डिमांड। तो प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता क्या होगा? नेगेटिव होगा या इनवर्स होगा या इनडायरेक्ट होगा। तीनों सेम चीजें होती हैं। ठीक है, तो देख लो, प्राइस में यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं 50, 40, 30, 20 और 10। कितना? 50, 40, 30, 20 और 10। उसके बाद एक है कंज्यूमर नंबर ए, फिर है कंज्यूमर नंबर बी और फिर है कंज्यूमर नंबर सी। ठीक है, अब कंज्यूमर नंबर ए 50 रुपए पे 1 यूनिट खरीद रहा है, 40 पे 2, 30 पे 3, 20 पे 4 और 10 पे 5। देख रहे हो ना, कीमत क्या हो रही है? घट रही है। तो डिमांड क्या हो रहा है? ए का बढ़ रहा है। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ बी, 6, 7, 8, 9, 10. Same in the case of C, 11, 12, 13, 14 और 15। क्लियर क्या? तो आपको क्या दिख रहा है? प्राइस ए, प्राइस बी और प्राइस सी। अगर आप इन तीनों को इंडिविजुअल कवर करोगे तो आपके सामने 3 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हैं। क्लियर क्या? अब सवाल है, सर इससे मार्केट कैसे बनाएंगे? बताया था मैंने, स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। तो यहां पे आपके सामने क्या होगा? मार्केट होगा। ठीक है, बड़ा मुस्कुरा देते हो तुम, समझते हैं कि तुम समझ रहे हो। ठीक है, चलो तो देखो भाई, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि सर 50 रुपए में मार्केट में कितना डिमांड है। तो ए वाले भैया 1 ले रहे हैं, बी वाले 6 ले रहे हैं, सी वाले कुछ ज़्यादा दिलदार हैं 11 ले रहे हैं। तो 11 और 6 17 प्लस 1 18। तो 50 रुपए पे मार्केट डिमांड कितना है? 18 यूनिट्स। ठीक है, सेम इज इन केस ऑफ 40, 12 और 7, 19 और 2 21। ठीक है, उसके बाद कितना होगा? 24। उसके बाद कितना होगा? 27। उसके बाद क्या होगा? 30। समझ गया ना क्या होता है? चलिए, तो आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है? कितने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? 3। और कितने मार्केट? समझ में आया? अब देखो, अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व और क्या बनाना पड़ेगा? मार्केट डिमांड कर्व। तो कितने इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेंगे? 3। और कितने मार्केट बनेंगे? 1। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे क्या बनाना होगा? ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए एक लोगे क्या? x और दूसरा क्या लोगे? y। तो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस और यहाँ पे क्या रहेगा? आपका ओरिजिन। ठीक है, आपके x एक्सिस पे क्या रहेगा? डिमांड रहेगा और y एक्सिस पे क्या रहेगा? प्राइस रहेगा। ठीक है, आपको आता है बनाने?
चलिए, अगर आपको आता है बनाने तो बनाइए, मैं आपसे मिलूंगा आपके ग्राफ के साथ। आप सारे इंडिविजुअल बनाइए और एक मार्केट बनाइए। थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे ग्राफ के साथ। बैक टू द टॉपिक। मैंने आपको दिया था मार्केट शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट और इंडिविजुअल के रेफरेंस में मैंने आपको दिया था कर्व बनाने के लिए, और कर्व का जो कंटेंट मैंने आपके सामने रखा, जो आपने रखा मैंने अभी नहीं रखा है, वो लगभग मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का क्या है, करेक्ट है। भैया गिरा न दियो, ठीक है। चल देखो भाई, अगर इफ आपका कर्व कुछ ऐसा है तो सही है, और अगर नहीं है तो सही नहीं है। क्लियर क्या? एक और चीज याद रख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं मैं आपको कंबाइंड बनाने के लिए कहूं, जैसे ए का बनाओगे तो ऐसा आएगा, बी का भी बनाओगे तो ऐसा ही आएगा, सी का भी बनाओगे तो ऐसा ही आएगा, और अगर मार्केट का भी बनाओगे तो ऐसा ही आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड सपोज अगर मैं आपको कहूं कि भाई एक ही ग्राफ पे सभी कर्व्स बनाइए, क्या एक ही ग्राफ पे आप सभी कर्व्स बनाइए, और अगर आप सभी कर्व्स बनाएंगे तो ये जो शेप है वो कुछ इस तरीके से चेंज करता नजर आएगा। ये ए का होगा, ये बी का होगा, ये सी का होगा, ये डी का होगा, विच मीन्स यहां पे जब आप कर्व्स में आगे जाओगे तो स्लाइटली फ्लैटर शेप का आपका कर्व बनते जाएगा, और इसके पीछे रीजन है, और ये रीजन मैं आपको बताऊंगा इलास्टिसिटी के चैप्टर में। बट ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट आफ्टर इस ग्राफ के बनने के ये है कि ये जो कर्व आपने बनाया है, क्या जो आपने कर्व बनाया है, उस कर्व का जो एक्चुअली शेप है, क्या है, उस कर्व का जो एक्चुअली शेप है, उस शेप का नाम है डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। क्योंकि जब आप उस कर्व को बना रहे होगे तो कर्व आपके राइट हैंड साइड नीचे की तरफ क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा। तो अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछे कि बताओ डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, आई विल रिपीट, व्हाट्स द शेप ऑफ डिमांड कर्व, देन द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में। क्लियर क्या? चलिए, ये कहानी थी आपके लॉ ऑफ डिमांड के एक्सप्लेनेशन की। कुछ पूछना है? चलिए, किसी कुछ पूछना है? चलो मैं इसको रेज कर रहा और आपके सामने एक सवाल रख रहा। सवाल ये है कि सर ये जो आपने डिमांड कर्व का शेप बनाया ये ऐसा ही क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि आमतौर पे आपको सवाल पूछना चाहिए और जो मन में आए आप वो पूछो। खैर आप नहीं पूछते हो तो मैं आपके बेसिस पे पूछ लेता हूं कि जो हमारे सामने डिमांड कर्व का शेप है, शेप कैसा मैंने बताया, डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, मतलब नीचे की तरफ राइट हैंड साइड। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, मतलब डिमांड कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट क्यों होता है? ठीक है, इस सवाल के साथ में एक और सवाल ऐड कर रहा हूं। वो सवाल है व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेबिलिटी के पीछे क्या कारण है? साथ ही साथ एक और सवाल मैं आपको देता हूं, व्हाई ए कंज्यूमर परचेज लेस एट मोर प्राइस एंड परचेज मोर एट लेस प्राइस, व्हिच मींस एक कंज्यूमर कम कीमत पे ज्यादा और ज्यादा कीमत पे कम क्यों खरीदता है? और चौथा और आखिरी सवाल, why there is inverse relationship between price of the commodity and its demand। तो आपके सामने मैंने टोटल कितने सवाल रखे? 4। ठीक है, फर्स्ट इज why the shape of demand curve is downward sloping towards right, second what are the reasons behind applicability of law of demand, third why consumer purchase more at less price and purchase less at more price, and fourth why there is inverse relationship between price and its commodity। देखो भाई, सवाल तो 4 हैं लेकिन जवाब इसके एक हैं। मैंने ये 4 सवाल आपके सामने क्यों रखे? क्योंकि पूछने वाला कई तरीके से पूछ सकता है। कहते हैं ना, बोलने के कई तरीके होते हैं, या तो आप चाशनी में मिला के पूछिए या तो आप मिर्च लगा के पूछिए। भैया सवाल तो सवाल होता है,
और वो 10 तरीके से पूछेगा, लेकिन आप 10 तरीके से जवाब नहीं देंगे, जवाब देने का एक ही तरीका होता है। और ये आपकी अथॉरिटीज और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये थोड़ी सी उनकी आदत बन चुकी है, एक ही चीज को कई तरीके से पूछना। इसलिए मैंने सवाल आपको 4 बताए, लेकिन ये 4 सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट एक ही है, इसका जवाब एक ही होगा। जिस जवाब के सीक्वेंस में सबसे पहला जवाब आपके सामने आता है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, अब देखो, आप बस एक चीज फाइंड आउट करोगे, यू नीड टू फाइंड जस्ट अ सिंगल थिंग। एंड व्हाट्स द थिंग? अगर आपको कीमत, प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता नेगेटिव नजर आ जाता है, ये उसका आंसर होगा। अगर आपको नहीं दिखता तो वो आंसर नहीं होगा। इस बात का रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है, जो मैं पढ़ा वो सही हो इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि किताबों में भी गलत निकलता है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, आप भी समझने बैठे हो, मैं भी सीखने बैठा हूं। क्लियर क्या? तो इसीलिए अगर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा रहा हूं और उस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपको प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता नेगेटिव नजर नहीं आ रहा, ये उस सवाल का जवाब नहीं है। और अगर नजर आ रहा तो ये जवाब है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इफेक्ट बोले तो क्या? सिचुएशन और कंडीशन और सर्कमस्टांसेस, व्हाटएवर यू वांट टू से, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? व्हेन यू सब्स्टिट्यूट एनी कमोडिटी ऑन द प्लेस ऑफ अनदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, आप गए चाय पीने लेकिन चाय नहीं पी के आए, कॉफी पी के आए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। आप गए थे कोक पीने, आप थम्स अप पी के आए, this is what we call substitution. So substitution is the process of substituting one commodity from the another and effective to the circumstances or a condition. But matters that what's the substitution effect? Substitution effect क्या होता है ये जानने की जरूरत है। देखना जरा ध्यान से। कहा जाता है, ऐसा है भी, जब किसी भी सामान, assume to x, ठीक है, सबसे फेमस, ठीक है, जब किसी भी सामान की कीमत, क्या? किसी भी सामान की कीमत अगर बढ़ जाती है, क्या? बढ़ जाती है, तो वो सामान अपने सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में, क्या? सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में महंगा हो जाता है या रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाता है। माइंड माई वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग दैट एक्सपेंसिव हो जाता है, आई एम सेइंग रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाता है। तो कंज्यूमर इस सामान के डिमांड को घटा के उसका डिमांड कर देता है जो रिलेटिवली क्या हो चुका है? चीपर हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको गर्मी लग रही थी, लग भी रही होगी क्योंकि हमने एसी नहीं ऑन करा है कोविड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ओला में भी, यहाँ पे आपको पता होगा, कैब्स में भी एसी बंद करने के लिए सरकार ने कहा, इसलिए हम बंद करके रख रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आपको गर्मी लग रही है, क्लास से बाहर निकले और आपको मन करे भैया ठंडा पीने का, आप सोच रहे हो कोक पिएंगे, कोक का कैन पिएंगे, ठीक है। आप शॉप पे गए, पूछे भैया कितने का है, उसने कहा 30 का है, आपने जेब में देखा तो मिला 25 रुपए, 5 आपके पास नहीं है। आपने पूछा पेप्सी कितने का है या फंटा कितने का है, उसने कहा 25 का, व्हिच मींस आपको पीना क्या था? कोक। क्या आपको क्या पीना था? कोक। लेकिन आप क्या पी के आगे? थम्स अप पी के आगे, क्योंकि कोक महंगा था। ये है। अब ये बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि कोक महंगा था तो शायद आपके पास ऐसे कई सारे सामान होंगे जिसकी कीमत 30 रुपए से ज्यादा होगी। तो अगर आपके लिए 30 रुपए महंगा है तो शायद आपको सारा सामान निकाल के फेंक देना चाहिए। तो कंक्लूजन में अपने साइड से नॉलेज सेंस में ये बताता हूं, जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो कोई भी चीज बाजार में ना सस्ती होती है ना महंगी होती है। ये हमारी शुद्ध भाषा में कहूं तो औकात या जेब की गर्माहट तय करती है कि वो सामान सस्ता है या वो सामान महंगा है। इसीलिए कंक्लूजन ये है दैट नथिंग इज एक्सपेंसिव, नथिंग इज चीपर, इट्स अप टू मी और इट्स अप टू माय अफोर्डेबिलिटी दैट व्हिच इज एक्सपेंसिव एंड व्हिच
is cheaper. That's why I use the term relatively expensive और relatively cheaper. तो आपका कोक 30 का है और आपका थम्स अप 25 का है, तो कोक महंगा नहीं है और थम्स अप सस्ता नहीं है। कोक थम्स अप के कंपैरिजन में क्या है, महंगा है, और थम्स अप पेप्सी के कंपैरिजन में क्या है, सस्ता है। सो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव एंड कंपैरेटिवली चीपर इज फार डिफर बिटवीन चीपर एंड एक्सपेंसिव। तो आपको क्या दिखा कि एक सामान जिसकी कीमत ज्यादा है तो मैंने उसके सब्स्टिट्यूट को खरीद लिया, मतलब सब्स्टिट्यूट के डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और उसके डिमांड को घटा दिया। तो कंक्लूजन में यही निकला ना कि सर 30 रुपए था तो डिमांड कम हो गया और 25 रुपए था तो डिमांड क्या हो गया, ज्यादा। आपको प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ या ना, यस और नो? यस दिख रहा है, विच मीन्स आपके कोक की कीमत इन कंपेयर टू थम्स अप ज्यादा थी तो सर हमने डिमांड घटा दिया, लेकिन थम्स अप की कीमत इन कंपेयर टू कोक कम थी तो हमने डिमांड क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और हमने कोक के जगह पे क्या पिया, थम्स अप पिया, विच मीन्स दिस इज व्हाट वी कॉल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आपको यहां पे प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा कि बीइंग अ कंज्यूमर आपने कम कीमत पे ज्यादा और ज्यादा कीमत पे कम डिमांड किया है, और यहां पे लॉ ऑफ डिमांड भी अप्लाई हो रहा है। बिकॉज अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट आएगा, और इसका भी बनाओगे तो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट आएगा। क्लियर क्या? तो इन नटशेल अगर मैं ग्लिटरी लैंग्वेज में आपके सामने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट refers to the situation or a condition in which price of one commodity increases, then it become relatively expensive in compared to its substitute. That's why consumer decrease the demand of that concerned commodity and increase the demand of its substitute. This is what we call substitution effect. Clear क्या? यही था उस चारों सवाल के जवाबों में से पहला जवाब कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण एक कंज्यूमर कम कीमत पे ज्यादा कीमत पे कम खरीदता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण ही कीमत और डिमांड के बीच का जो रिश्ता है वो नेगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक कारण है लॉ ऑफ डिमांड के एप्लीकेबिलिटी का, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक वन ऑफ द कारण है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट होने का। इज इट क्लियर टू यू? एनी क्वेश्चंस? चलिए, ये तो बात होगी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। अब इसके बाद आपका है आंसर नंबर 2, ठीक है, क्योंकि उस 4 सवाल का जो जवाब है ना वो एक ही नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये था आपका पहला पॉइंट। अब आपके सामने आ जाता है दूसरा पॉइंट जिसका नाम है इनकम इफेक्ट। क्या नाम है इसका? इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ये इनकम इफेक्ट क्या होता है। देखो भाई, मैंने कल आपको बताया था इनकम, ठीक है, खून पसीने वाली कमाई इनकम है कि नहीं है? चोरी डकैती करने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है। गिफ्ट मिला हुआ प्रॉपर्टी है, विच मीन्स इनकम क्या है? इनकम refers to the amount which is received by person. It doesn't matter whether it's earned or unearned. भले वो कमाया गया हो या कमाया नहीं गया हो, मिला है तो आपकी कमाई है, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट वही सिचुएशन और वही कंडीशन, ठीक है। देखो भाई, इनकम इफेक्ट को जानने के लिए आपको इनकम को जानना तो जरूरी था, लेकिन इनकम के साथ साथ आपको एक वर्ड जानने की जरूरत है जिस वर्ड का नाम है रियल इनकम। क्या नाम है? रियल इनकम। इनकम समझते हो ना? चलो, रियल इनकम बता दो क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय रियल इनकम? एनीवन आउट ऑफ दीज? बिटकॉइन। अब भैया क्रिप्टो करेंसी का है फिर तो? मतलब खून पसीने वाली।
अच्छा ठीक है, मतलब इनकम का मतलब अर्नड और अनअर्नड दोनों, लेकिन रियल का मतलब ओनली एंड ओनली खून पसीने वाली अर्न। ठीक है भैया, ठीक है। और कोई कुछ अपने व्यू पॉइंट्स? जो लोग एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए, मुझे लगता है उनको सोचने की ज़रूरत है। देखो, इनकम का मतलब इनकम, और रियल का मतलब नॉट असली वाला इनकम, असली वाला इनकम नहीं। ठीक है, समझना ज़रा। साल 1920, इतिहास के पन्नों में चलते हैं थोड़ा, ठीक है? तो मुस्कुरा देते यार। चल, 1920 में अपने आप को लेके जाओ, टाइम मशीन में बैठा लो, ख्वाबों में ही, और अपने पॉकेट में रख लो 100 रुपये। शायद आप उस जमाने में जमींदार तो कहे जाएंगे 100 रुपये लेके, राइट और रॉन्ग? इन द ईयर 1920, if you have 100 rupees in your pocket, which means somewhere and somehow you have a capacity to purchase the whole market. ख्वाब से निकल जाओ, हकीकत में रहो। 2021 कोई पूछेगा तक नहीं, राइट और रॉन्ग? राइट। देखो भैया, 1920 में भी आपके पॉकेट में 100 रुपए था, वो भी आपकी कमाई है, और 2021 में भी आपके पॉकेट में 100 रुपए है, वो भी आपकी कमाई है। ये भी इनकम है, ये भी इनकम है। लेकिन जब आप अपने परचेजिंग पावर को मार्कअप करते हो, when you try to realize that what's the capacity of my purchase along with my income, you'll find out that in the year 1920, you'll purchase much more in compared to the year 2021, right or wrong? करोगे ना? तो अगर कहूं ये जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, ये 1920 में ज़्यादा है और 2021 में कम है। क्यों? सवाल बनता है आपके सामने। क्या 100 रुपये की कीमत घट गई क्या? नहीं सर, बाजार की कीमत इस चीज़ को तय करती है कि मेरे पास क्या होगा और क्या नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, 1975 में 1975 में पटना में एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है 29,500 रुपये में, 29,500 रुपये में साल 1975। और साल 2020 में जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है तो उसकी कीमत पता चलती है 4 करोड़ रुपए। इमेजिन। क्यों? क्योंकि चीजें स्कार्स होती जाएंगी, जब वक्त बीतेगी तो चीज महंगी भी होती जाएगी। तो समय बीतते 100 रुपए नहीं बदला, लेकिन 100 रुपए की वैल्यू बदल गई क्योंकि बाजार की कीमत बदल गई। आप इसे महंगाई कहेंगे। सपोज दैट 1920 में 1 मीटर सिल्क का कपड़ा 100 रुपए में मिलता और 2021 में 1 मीटर सिल्क का कपड़ा 1000 रुपए में मिलता है, तो क्या आप इसे महंगाई कहेंगे? हाँ या ना? महंगाई आया 1920 से 2021 में, हाँ या ना? जितने लोग कह रहे हैं हाँ, शायद उनको सोचने की जरूरत है कि उनके पास इकोनॉमिक्स की नॉलेज है या नहीं है। आई एम सॉरी, ये महंगाई नहीं है। बिकॉज इन्फ्लेशन तब होता है जब कीमतों में अचानक से बदलाव होता है। When there is a sudden increase in the price of commodity, this is what we call inflation, and inflation is short-term effect. 1920 और 2021 सर 100 साल का अंतर है। 100 साल में कीमतें बढ़ेंगी नहीं तो घटेंगी क्या? क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं? स्कार्स। सो स्कार्सिटी अगर कीमत बढ़ाती है तो महंगाई नहीं है। It's not inflation, it's a retrospective effect of scarce resources. Clear क्या?
तो इसीलिए कहा जाता है कि जब साल दर साल बीतता है और हमारी परचेजिंग पावर में बदलाव आता है और उस बदलाव के कारण बनती है बाजार की कीमत, और इसके पीछे एक फैक्टर काम करता है जिस फैक्टर का नाम होता है रियल इनकम, विच मींस परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ इनकम। आपकी इनकम इन 100 सालों में, 101 सालों में ना बढ़ी ना घटी। इनकम 100 थी, 100 रही, लेकिन इनकम के खरीदने की ताकत क्या हो गई? घट गई। और उसी ताकत को क्या कहा जाता है? रियल इनकम। द परचेजिंग पावर ऑफ द इनकम इज कंसिडर्ड एज रियल इनकम। इट्स नॉट लाइक दैट कि सर खून पसीने वाली कमाई। क्लियर? तो अब देखिए, जब किसी भी सामान की कीमत बढ़ेगी, वो सामान महंगा होगा, तो आपकी रियल इनकम मतलब इनकम के खरीदने की ताकत क्या हो जाएगी? बोलिए, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जब रियल इनकम कम हो जाएगी तो परचेजिंग पावर, आपके सामान के खरीदने की ताकत क्या हो जाएगी? परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा? कम। तो ये बताओ, इस डिमांड के कम होने के पीछे क्या कारण? रियल इनकम का कम होना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इनकम इफेक्ट। सो इनकम इफेक्ट स्टेट्स दैट, I'll repeat, income effect states that when the price of any commodity increases, then consumers' real income decreases. This leads to decrease in purchasing power, which affects decrease in demand. So end of the day, I already told you, you need to find inverse relationship between price and demand. Price increases, demand decreases because real income decreases. So this condition happened because income or real income? Real income. And that's why this situation, this condition, this effect is considered as income effect. और जब आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ही आएगा। दिख रहा है ना? एक कंज्यूमर ज्यादा कीमत पे कम, तो कम कीमत पे क्या खरीदेगा? ज्यादा। राइट? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि इनकम इफेक्ट भी लॉ ऑफ डिमांड के एप्लीकेबिलिटी का कारण बनता है, और इनकम इफेक्ट के कारण भी प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता क्या होता है? नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर टू यू? Any questions? Sure. रियल इनकम क्यों नहीं बोलते थे? रियल इनकम इफेक्ट पता नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। कन्वेंशनली बोलते आ रहे हैं तो हमें भी बोलना पड़ता है। बट आपका सवाल बहुत वैलिड है, सर इसको इनकम इफेक्ट नहीं कहना चाहिए, उसको रियल इनकम इफेक्ट कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनकम इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे रियल इनकम इफेक्टिव है। सॉरी बडी, आई डोंट हैव एनी कंक्रीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और सवाल? चलिए, अब इस सवाल के साथ ये पॉइंट होता है ओवर, और आपके सामने लाता हूं तीसरा जवाब। ठीक है भैया, ये भी तो परेशान करने में लगा हुआ है। ओवर नहीं हो रहा ना? बाउंसर नहीं जा रहा ना? जाएगा तो बता देना, या फिर जिसको कोई दिक्कत हो रही होगी तो वो क्लास लीव कर सकता है। यू हैव अ पावर। चलिए, थर्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया सर, इनकम इफेक्ट हो गया। अब तीसरी चीज मैं आपके सामने रखता हूं, उसका नाम है लॉ ऑफ, क्या? लॉ ऑफ DMU। क्या? लॉ ऑफ DMU। क्या होता है DMU का मतलब?
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड नहीं, ठीक है। हम थियरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो अभी मत समझिए कि सारा डी फॉर नहीं होता। सो डी बोले तो क्या, डिमिनिशिंग, दैट्स कॉल्ड डिक्रीज। एम फॉर मार्जिनल, मार्जिनल मीन्स नहीं, एडिशन ऑफ, दिक्कत हो जाएगी आगे जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। नॉट एडिशनल, वन एडिशनल, इंडिविजुअल एडिशनल। एक मतलब एक, अगर आप इस एक को इग्नोर कर दोगे तो रेवेन्यूज के केस में आपसे गलतियां बहुत सारी होंगी, ठीक है। सो मार्जिनल मीन्स वन एडिशनल, नॉट अ ओनली एडिशनल, इट्स वन एडिशनल, दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट, यूटिलिटी, वेल नोन, वॉन्ट्स सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। उस सामान की क्षमता, वो ताकत जिस ताकत से वो नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करता है, वो ताकत उस सामान की क्या मानी जाएगी? यूटिलिटी मानी जाएगी। समझिएगा जरा, लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट when consumer consumes any commodity on a continuous basis, then the satisfaction derived from each and every successive units goes on decline. समझ में आया तो ठीक ठीक, नहीं आया तो बल्ले बल्ले समझ लो। देखो, मान लेते हैं अभी तो प्यास ही लगी थी, लगे हाथ भूख भी लग गई आपको, दुकान पे गए, क्या खाने का मन है? एक दूसरे को देख क्या रहे हो? थोड़ी खिलाने वाला हूँ, एग रोल खाओगे? देखो भैया, यहाँ पे हम इन सब की बात नहीं करेंगे, मैं वेज हूँ। पनीर रोल, स्टफ्ड पोटैटो wrapped with deeply fried मिलोज, समोसा, ठीक है। पोटैटो स्टफ्ड होता है ना, डीप फ्राइड होता है ना, ठीक है, मैदे में रैप्ड होता है ना, करारा लगता है ना, वही था ये। वो 5 स्टार वाले नहीं ऐसे ही लिखते हैं, आपने वो ऐड देखा होगा कि वो ऐड दिखता है बहुत अच्छा है, जो परोस के लेके आता है तो एक समोसा होता है, ऊपर से चटनी होती है। तो चलो एक समोसे की बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई यहाँ होगा जिसको समोसा पसंद नहीं, अगर नहीं होता तो तुम एलियन हो, मान लो अपने आप को। देखो, यूनिट्स सिंपल बताना, ठीक है, और यूटिल्स, यूटिल्स इज द मेजरिंग रॉड और स्टैंडर्ड ऑफ यूटिल्स। मतलब अगर आपको सेटिस्फैक्शन को मेजर करना हो तो हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि इकोनॉमिक्स वाले भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, दर्द, मोहब्बत, हर चीज को माप सकते हैं। क्लियर क्या? चलो, मान लेते हैं आपने एक समोसा खाया, बड़ी भूख लगी थी आपको, बड़ी, बहुत 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 अति, आपने एक समोसा लिया और खाया। अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि अजम्पशन पे ही बेस्ड है। आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो है 10 यूटिल्स। क्लियर? आप दूसरा भी खाए तो सवाल ये बनता है कि जब दूसरा खाओगे तो पहले वाले से जो खुशी है वो ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? पक्का? ज्यादा नहीं मिलेगी? कितना मिलेगा? हम 8 मानेंगे तो सपोज दैट 8। क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा भी आपने खाया, कितना मिलेगा? ये इंटेंस हो गया, निगेटिव मतलब जानते हो, उल्टी कर दोगे। अज्यूम टू 4, अज्यूम करने में क्या रहता है, हमने 4 मान लिया, लगे यार चौथा भी खा लिए, ज्यादा नंबर के मत खोलो, मैं 2 मानूंगा, हमको पसंद है।
चलो मान लेते तुमने 5वां खा लिया, तुमको कुछ नहीं मिला, नॉट इवन सेटिस्फाइड अलॉन्ग विद डिससैटिस्फाइड, ठीक है। सो सेटिस्फैक्शन इज 0। बट सपोज आपका दोस्त था, उसने देखा कि खूब दबा के खाया दूसरे के पैसे से, तुम ले एक और खा। अब उसने जबरदस्ती तुम्हें छठा खिला दिया, वो अंदर जाने के जगह बाहर आ गया, विच मीन्स आप सेटिस्फाइड होने के जगह क्या हो गए, नेगेटिवली satisfied, which means quite unsatisfied. So it's assumed to -2. So conclusion is satisfaction may be positive, satisfaction may be 0, and satisfaction may be negative as well. So law of demand तो यही कहता था ना, सॉरी law of DMU तो यही कहता था ना कि जब आप किसी भी कम्युनिटी को कंटिन्यूस बेस पे, ब्रेक के साथ नहीं कि भैया 2 खिला दो 2 बांध दो, ऐसा नहीं, सब खाओगे तो एक साथ लगातार खाओगे, कोक भी साथ में नहीं हो कि वो हजम करते जाएगा, साथ खाओगे मतलब साथ खाओगे। That's why as per of demand, when consumer consumes any commodity on the continuous basis, then the satisfaction derived from each and every successive unit goes on decline. सर यहाँ पे ना कीमत आया ना डिमांड आया, आप कह रहे हो लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेबिलिटी, ऐसा कैसे? लो सुनो, देखो भाई, अब जब मान लेते हैं सपोज दैट आप मार्केट में जा रहे हो, तो समोसा तो फ्री में नहीं खिलाएगा ना, क्या का मुंह दे के खिला देगा कि बहुत सुंदर हो, क्यों जी? हो तो नहीं, आए ना देखो ना कभी, खैर नहीं है, बहुत सुंदर हो, हर इंसान अपने आप में सुंदर होता है, नज़र और नज़रिए का खेल है। प्राइस और डिमांड, जो आपका यूनिट्स होगा वही डिमांड होगा, 1 खाए 2 खाए 3 खाए, यही डिमांड है ना, लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं इसमें प्राइस क्या कर रहा हूं, इन्फ्यूज कर रहा, ऐड कर रहा, ठीक है। अगर आप कोई सामान खाते हो जिस सामान से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो आप मैक्सिमम कितना कीमत चुकाओगे? पहला, उस सेटिस्फैक्शन से ज्यादा कीमत भी चुका सकते हो, दूसरा उस सेटिस्फैक्शन से कम ही चुकाओगे, या तीसरा सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस सेटिस्फैक्शन के इक्वल चुका सकता हूं। मैक्सिमम कितना चुकाओगे? इक्वल, मतलब अगर 1 खा के आपको सेटिस्फैक्शन 10 मिल रहा है, तो मैक्सिमम कितना कीमत चुकाओगे? 10 रुपए। अगर हम माने 1 यूटिल्स इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो चलो भाई, आपके पॉकेट में 10 रुपया था, आपने 1 खाया और 10 दिया, तो क्या आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 10। नुकसान में नहीं हो, ठीक है। अब सपोज आपको दूसरा खाना है और आपको पता है कि सेटिस्फैक्शन मुझे 10 से कम मिलेगी, आप मैक्सिमम कितना कीमत चुकाओगे? 8। अगर वो 8 ना करे तो खाओगे क्या? मैं तो देखूं तक ना, क्योंकि मुझे नुकसान होगा। बट सपोज वो देख रहा है कि अच्छा खासा रेगुलर का ग्राहक है, उसने कीमत कर दिया 8, दूसरा यूनिट खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? क्यों खरीदोगे? Perfect answer, because that decreased price is equal to the decreased satisfaction. Same in the case of third, अगर वो कीमत 4 रुपए करता तभी सर लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। मान लेते कीमत 4 कर दिया, खाओगे तीसरा? चलो 2 रुपए कर दिया, खाओगे? खाओगे ना? अगर फ्री में खिलाएगा, वो कह रहा लो भैया पैसा ले लो, तुम खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे। तो आपको दिख रहा है प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता थोड़ा थोड़ा, प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता दिख रहा है। एक कंज्यूमर कम कीमत पे ज़्यादा और ज़्यादा कीमत पे कम खरीदता दिख रहा है, तो क्या ये डाउनवर्ड स्टॉपिंग टुवर्ड्स राइट का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? एंड
दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ, क्या? डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड थ्रू लॉ ऑफ DMU। ये है डेरिवेशन। और देखो, अगर ग्राफ बनाओगे, ग्राफ, तो इसका भी ग्राफ ऐसा बनेगा और इसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिटेल्स मैटर करता है। क्लियर क्या? सो law of DMU states that when a consumer consumes any commodity on the continuous basis, then the satisfaction derived from each and every successive unit goes on decline, and consumer उतना ही पे करेगा जितना उसके satisfaction के बराबर है, which means consumer paid only that much which is equated with their decreased satisfaction. That's it. यही है लॉ ऑफ DMU, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट का क्या बनती है? कारण बनती है। तो फर्स्ट क्या था? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सेकंड क्या था? इनकम इफेक्ट, थर्ड क्या था? लॉ ऑफ DMU। ये तीन मेन कारण हैं जो खोजने को कहा था, सब मिला? मिला ना? चौथा का आंसर मतलब आपने 4 आंसर, 5 बोल रहा हूं, अब है 5। चलिए, लॉ ऑफ DMU के बाद आपके सामने मैं 2 पॉइंट रखूंगा और उन दोनों पॉइंट को मैं एक साथ समझाऊंगा, बिकॉज क्वाइट रिलेटेड हैं, लेकिन अलग अलग पॉइंट के तौर पे इनको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखो, 4th एंड 5th, ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर, व्हाट? नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड देन न्यू कंज्यूमर ग्रुप, क्या? न्यू कंज्यूमर ग्रुप। कॉफी किसको किसको पसंद है? चलो, अच्छी बात है। कहाँ कहाँ का कॉफी पिए हो? स्टारबक्स का पिए हो? हाँ, मैकबुक नहीं है तो तुम मैकबुक के साथ पीते हो क्या? इट्स लाइक तुम्हारे लिए मैकबुक बिस्किट है और स्टारबक्स की कॉफी कॉफी है, बिस्किट एंड कॉफी, राइट? खैर, निकेत का सेंस था कि सर हम मैकबुक वाले नहीं हैं जो स्टारबक्स में जाके पिएंगे, बिकॉज यस, स्टारबक्स इज अ क्लास in the category of coffees, because one of the expensive coffee आपको इंडिया में स्टारबक्स से कैटेगरी मिलेंगी। इट्स मोर ओवर लाइक कि 250, 300, 500। वाह, चलिए, अच्छी बात है। कौन सा पिए हो? हाँ, ठीक है। बेसिकली इट्स लाइक, पता है वो जो गाना आया था ना, कैपेचिनो, उसने लोगों को बता दिया कैपेचिनो होता है, बट कैपेचिनो के अलावा भी कॉफ़ी में बहुत सारे जोन होते हैं। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, लाटे भी एक है। ठीक है, वॉटेवर, उस पर बात नहीं करते, आगे चलते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो, स्टारबक्स की जो कॉफ़ी है क्वाइट एक्सपेंसिव है, मतलब इतनी भी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि मतलब एक मिडिल क्लास गाय जिसका पॉकेट मनी कुछ ज़्यादा कम है वो अपनी बंदी को लेके जा सके स्टारबक्स में। इतना भी कॉमन नहीं है स्टारबक्स, बट स्टिल। ठीक है सर, क्यों खुजला रहे हो तुम? ठीक है, अब मान लेते हैं, देखो भाई, मंदी का दौर चल रहा है, मोदी जी ने ऑलरेडी लॉकडाउन तो लगा दिया था, अब उसका और डर है, तो उस डर के मारे बंदी चल रहा है। ठीक है, तो स्टारबक्स को हो रहा है नुकसान। अब देखो, जब स्टारबक्स ने 250 रुपए की कॉफी रखी थी तो उसके पास सपोज दैट 100 कंज्यूमर्स जाते थे। अब मोदी जी के हाल को देखते हुए, कोरोना के हाल को देखते हुए, किसी के भी हाल को देखते हुए चल रहा कि ना भैया, दूध वही, चीनी वही, ठीक है, एक कॉफी का पाउडर ही मैटर कर जाता है। तो उसने इस 250 की कीमत को गिरा के कर दिया 150, कीमत घटा दी उन्होंने। जाने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है, कई लोग नजर आएंगे,
कई लोग के साथ भी नजर आएंगे, ठीक है। तो ये भी बात हो जाती है। बहुत लोग तो इतने खिलखिला के हंस रहे हैं ना, चलो भाई पता चल रहा है। तो सपोज दैट उनके नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, इट्स अप टू 300। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? जब कोई सामान महंगा होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जैसे उसकी कीमत घट जाती है उनके दुकान पे क्या हो जाता है, भीड़ लग जाती है। कहते हैं ना, एंड ऑफ द सीजन सेल, 50% ऑफ, बाय वन गेट टू फ्री फ्री फ्री। ये वही वाला फंडा है। तो इसीलिए कीमतों के घटने से नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के बढ़ने के कारण जब प्राइस डिक्रीज तो डिमांड क्या, ग्राहक ऐसा ही होता है, सब नहीं बट मेजरली। नेक्स्ट, अब कंज्यूमर ग्रुप की बात की जाएगी। आपको पता है हमारे यहाँ सोसाइटल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एक एलीट, इसको हायर क्लास कहा जाता है, ठीक है। वो सो कॉल, अगर कहा जाए कोई दिल्ली गए होते तो साउथ दिल्ली वाले होते हैं, ठीक है। वो टक 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 ऑडी BMW एंड ऑल, वो कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में दो जोन होते हैं, ठीक है। एक हायर मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास, और एक होते हैं जो कि लोअर क्लास के होते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ कंज्यूमर की कैटेगरी है जो कि आपको जानना ज़रूरी होता है। मान लेते हैं, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, 250 रुपये की जो कॉफ़ी है उसको साउथ दिल्ली वाले अफोर्ड ईजिली कर लेते हैं, क्योंकि उनके कॉलोनीज में स्टारबक्स होते हैं, ठीक है। तो हायर सोसाइटी और हायर क्लास, ठीक है। अब जब कीमत घटाएगा और 150 पे लेके आएगा तो एक नया ग्रुप तैयार होगा जो कि उसका कस्टमर बनेगा, ठीक है। वो कौन होगा, हायर मिडिल क्लास, ठीक है। तो इस हायर मिडिल क्लास के आने से इसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहां पे भी एक फैक्टर काम कर रहा है, दैट्स कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी। क्या काम कर रहा है, अफोर्डेबिलिटी। तो इस केस में भी प्राइस क्या हुई, घटी और डिमांड बढ़ा, क्योंकि एक नया कंज्यूमर ग्रुप तैयार हो गया इस सामान को खरीदने के लिए। दोनों लगभग सेम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बस इसमें कैटेगरी की बात हो रही है और इसमें नंबर्स की बात हो रही है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, तुमने 4 कहा था, मैंने 5 कर दिया, दिमाग में आ गया तो 6 कर देते हैं, ठीक है। चल, कोई दिक्कत नहीं ना जी? दिक्कत भी है तो सुनो शांति से। चल, 6 पॉइंट डिफरेंट यूजेस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सामान हमारे बाजार में अवेलेबल हैं जो सामान बहुत सारे चीज़ों के इस्तेमाल के लिए आते हैं। सबसे कॉमन पॉपुलर एग्जाम्पल मिल्क। क्या? मिल्क, दूध। कितने लीटर चल रहा है? सर 30 रुपये लीटर चल रहा है गाय का, 40 रुपये लीटर चल रहा है भैंस का। रामराज में रह रहे हो क्या? 30 गाय को 40 भैंस का भक्त। हमारे यहाँ खुद गाय है। तुम्हारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अमूल है 52 रुपए का, 52 रुपीज। सोफिस्टिकेटेड, राइट ना? यही है ना जी। सो एक मिल्क जो पर लीटर 52 रुपीज में क्या है, अवेलेबल है, राइट? कोई प्रॉब्लम? चलिए, जब 52 रुपये लीटर है तो आपके घर में आता है कितना लीटर? चलो, प्रियांशु के यहाँ 2 लीटर आता है, अच्छी बात है। सपोज कीमत कम हो गई और अब हो गया वो 48 या 40 मान लेते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए बात रख लेते हैं, 40 रुपीज़ लीटर। ये बताओ, कॉमन सेंस यूज करना। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो भूल जाओ, जिंदगी पढ़ रहे हो याद रखो, ठीक है। तो जब 40 रुपये हो जाएगा तो नंबर ऑफ लीटर्स आपके घर में आना बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा घटेगा?
बढ़ेगा ना? ठीक है, चलो भाई, कितना आएगा? 8। दूध में नहाओगे क्या जी? जनरली क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा सर, लेकिन प्राइस तो ज़्यादा जाएगा ना। पहले 104 रुपये जा रहे हैं, सर सुनो, हम लोग उस कैटेगरी से आते हैं कि जब टमाटर 40 के देते हैं तो 1 केजी लेते हैं, और जब 30 का देता है तो कहते हैं कि 2.5 केजी लेंगे, कम करो। क्यों जी? हम लोग भैया ऐसे ग्राहक हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम कितने भी सोफिस्टिकेटेड हो, हम इंडियंस ही हैं। राइट और रॉन्ग? तुम एलियन हो, देखना जाके। ठीक है, तो अज्यूम टू डबल हो गया, 4 लीटर आएगा ना? अब ये बताओ प्रियांशु, तुम तो कह रहे थे 8 आएगा। पहले अगर सुबह शाम 1-1 गिलास पीते थे, 4-4 गिलास पियोगे क्या? एग्जैक्टली क्योंकि इस मिल्क का एक इनिशियल यूज था, पहले वाला यूज था या तो पीना या तो चाय। अब होगा पनीर, कर्ड, चीज, स्वीट्स, खीर, यही होगा। तो आपको नहीं लग रहा कि जब सामान की कीमत कम हो गई तो लोगों ने ज़्यादा खरीदा? क्यों ज़्यादा खरीदा? क्योंकि उसके डिफरेंट यूजेस हैं। उन यूजेस को मेंटेन करने के लिए कंज्यूमर ने डिमांड क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्या देखा? कम कीमत पे ज़्यादा, ज़्यादा कीमत पे कम। जब यहाँ पे डिमांड कब बनाओगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता दिख रहा है। ये है उस सवाल का आखिरी जवाब। तो जो 4 सवाल थे, पहला सवाल क्या? Why the shape of demand curve is downward sloping towards right? Second, what are the reasons behind the applicability of law of demand? Third, why consumer purchase more at less price and purchase less at more price? And fourth, why there is inverse or negative relationship between price of the commodity and its demand? Then the answer is first, substitution effect. Second, income effect. Third, law of DMU. Fourth, number of consumer. Fifth, new consumer group. And sixth, different uses of commodity. That's it. Clear क्या? चलिए आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल इसी समय पे, इस टॉपिक को आगे कवर अप करेंगे। कोई सवाल है आप अभी भी पूछ सकते हो, या अभी नहीं पूछना तो ये सवाल आप कल भी लेके आ सकते हो। कल के क्लास में हम कवर करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, और उसके साथ साथ थियरी ऑफ डिमांड का आखिरी टॉपिक, दैट्स कॉल्ड चेंज इन डिमांड, दैट्स कॉल्ड मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।